जगदीप सिंह डांगी। कौन कहलाते हैं? जगदीप सिंह डांगी। तो गाइस ये तो अपने हिंदी की वर्णमाला की जो जनक है वो है जगदीप सिंह डांगी। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कैसे हुआ, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कैसे कहा जाता है। तो गाइस अपने जो भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो संविधान अपना, उस भारतीय संविधान के अंदर कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अंदर कुल 22 भारतीय संवैधानिक जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें से अपने हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी अपनी हिंदी जो है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हिंदी एक जो है बोलने में सरल होती है, लिखने में सरल होती है, पढ़ने में सरल होती है। जितना हम हिंदी को कठिन समझते हैं, हिंदी उतनी कठिन नहीं होती है, क्योंकि हिंदी के अंदर कोई भी जो वर्ण होता है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि हिंदी के अंदर वर्ण जो होते हैं वो आधे होते हैं। कैसे? ये क्या है, नीचे जो हलंत होता है इसका मतलब होता है कि ये पूरा व्यंजन नहीं है, इसमें मिलाएंगे हम ए, तो जब जाके बनेगा क। तो गाइस इसी प्रकार हम हिंदी की वर्णमालाओं के बारे में, हिंदी की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी जो क्या है वो कौन सी है। ये और सर्वप्रथम जो इस विश्व में बोलने वाली जो भाषा थी वो चीनी भाषा थी, और चीनी भाषा के बाद जो दूसरी भाषा जो बोली जाती है विश्व के अंदर वो बोली जाती है हिंदी। कौन सी बोली जाती है? हिंदी। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि हिंदी वर्णमाला के जो जनक होते हैं, एक बार और देखिए आप, एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि हिंदी वर्णमाला के जो जनक हैं, यानी इसके जो जनक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं जगदीप सिंह डांगी। कौन कहलाते हैं? जगदीप सिंह डांगी। और हिंदी के अंदर इन्होंने कुल 52 वर्णों का उल्लेख किया है। कितने वर्णों का उल्लेख किया है? 52 वर्णों का उल्लेख किया है। ठीक है ना गाइस, आपको इतना समझ में आ गया कि हिंदी के अंदर आपने पढ़े होंगे तो कहीं पर 44 वर्ण होते हैं, कहीं कोई 40 पढ़ता है, कोई 42 पढ़ता है, कोई 33 पढ़ता है, कोई 36 पढ़ता है, लेकिन हिंदी के अंदर 52 वर्ण है कुल। कितने वर्ण है? 52। और इन वर्णों की जानकारी आपको मैं आगे वाले वीडियो में दूंगा। तो आज गाइस हम सिर्फ पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है। तो मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला के जो जनक है वो है जगदीप सिंह डांगी। कौन है? जगदीप सिंह डांगी। तो गाइस आपको इतना तो समझ में आएगा कि हिंदी वर्णमाला के जो जनक होते हैं वो जगदीप सिंह डांगी है। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी जो अपनी जो भाषा है, यानी अपनी हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे मिला। तो गाइस हम मैं बता दूं कि भारत के जो संविधान में, जो भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में कुल 22 भारतीय संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, भारतीय संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, जिसमें से अपने मेन एक है हिंदी। कौन सी है? अपने हिंदी। तो गाइस आपको बता दें कि विश्व के अंदर जो पहली भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी चीनी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती थी? चीनी। लेकिन अब विश्व की नहीं, भारत में, ठीक है ना, भारत में जो भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी चीनी। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि चीनी के बाद जो दूसरी जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो दूसरी भाषा है हिंदी। यानी दूसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। और हिंदी को एक लिपि में दर्शाया गया है, और वो लिपि है देवनागरी लिपि। यानी हिंदी को बोलने के लिए, हिंदी भाषा का हमें बोलने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए हमें देवनागरी लिपि की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये जो लिपि है, इस लिपि के बिना हम हिंदी को नहीं बोल पाते हैं। यदि जहाँ पर देवनागरी लिपि नहीं है वहाँ पर हम इस हिंदी भाषा को नहीं बोल पाते हैं। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि जो हिंदी है ये कहाँ, इस राष्ट्रभाषा कैसे मिली, हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में।
तो गाइस जो लिपि जो होती है वो लिपि क्या है? लिपि एक लेखन पद्धति। क्या है लिपि? एक लेखन पद्धति, ठीक है ना, जो किसी वर्णों के नीचे चिन्हों को दर्शाती है। जैसे मैं लिख दूँ क, ख, ग, घ। अब ये सब वर्ण आधे हैं, क्या है, ये पूरे वर्ण नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम जैसे क प्लस जब जाके बनाएंगे क, इस प्रकार जब वर्ण पूरा होता है उन चिन्हों को हटाया कर दूसरे पूरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं लेखन पद्धति या लिपि कहते हैं। जैसे किसी भाषा के लिखने की जो व्यवस्था होती है, ठीक है ना, हम किसी भाषा को लिखते हैं, जैसे अब लिपि ये तो अपने वर्णों की जानकारी। जैसे हम लिखते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे नाम लिखते हैं हम रमेश। अब रमेश में कुल कितने वर्ण हो गए? र, म, फिर ए, फिर स। अब रमेश, इस 4 वर्णों को मिलाकर ये नाम बना। तो इस प्रकार हम लिपि तो बहुत सारी होती है। संस्कृत में लिखे जाने वाली लिपि होती है देवनागरी, हिंदी भाषा, मराठी भाषा में लिखी जाने वाली देवनागरी। यानी एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि संस्कृत, मराठी और हिंदी, इन तीनों भाषाओं को लिखने में एक ही लिपि का प्रयोग होता है और वो होती है देवनागरी लिपि। यानी हम जहाँ पर संस्कृत भाषा बोलते हैं, मराठी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो वहाँ पर एक ही लिपि का प्रयोग होता है, वो होता है देवनागरी लिपि। यानी इस देवनागरी लिपि के बिना हम इन तीनों भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि देवनागरी जो लिपि होती है वो क्या होती है। देवनागरी लिपि कहते किसे? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि देवनागरी लिपि जो होती है वो हिंदी की एक लेखन पद्धति होती है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि ये जो होती है वो हिंदी की एक लेखन पद्धति होती है। क्या होती है? लेखन पद्धति। अब लेखन पद्धति कैसे होती है ये हमें आना चाहिए। जो हिंदी नागरी जो होती है वर्ण चिन्हों में लिखी जाती है। कौन से चिन्हों में लिखी जाती है? वर्ण चिन्हों में। वर्ण चिन्हों में यानी वर्ण चिन्हों के अंदर लिखी जाती है। वर्ण चिन्हों के अंदर कैसे? क, ख प्लस ग। और जैसे वर्ण चिन्ह मान लो क, ब, उ, प, र। अब इनको मिलाकर बनेगा कबूतर। या यहाँ पर हम ऊ भी लिख सकते हैं। तो वो अपनी अपनी होती है और इस प्रकार ये हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार देवनागरी लिपि में चिन्हों के माध्यम से हम देवनागरी लिपि की जो होती है उससे निर्माण कर सकते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। गाइस ये मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जस्ट आज ही प्रारंभ की है। तो आपको भी अब हिंदी के लिए जो प्रयुक्त जो देवनागरी लिपि होती है इसमें कुल 52 वर्णों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? 52 वर्णों का प्रयोग किया गया। अब 52 वर्ण जो होते हैं इसमें से इन 52 कुल 52 वर्ण होते हैं और इन 52 वर्णों में से 11 जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और जो 2 होते हैं प्लस 2 जो होते हैं वो उत्सिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। उत्सिप्त व्यंजन, ठीक है ना। और जो 2 जो होते हैं वो होते हैं कौन से? अयोग्यता व्यंजन, जिसका मतलब कोई वहाँ पे योग्य नहीं होता है। और 4 जो मैंने बताया था पहले भी, 4 जो संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो गाइस इन सबको मिलाकर अपने कुल 52 वर्ण होते हैं। 11 मूल स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 उत्सिप्त व्यंजन हो गए, 2 अयोग्यता व्यंजन हो गए, 4 संयुक्ता व्यंजन हो गए। यदि गाइस आपको समझ नहीं आया तो जोड़ लो। 33, 11, 2, 2 और 4 इनको आप जोड़ के बता सकते हो। कुल 52 वर्ण होते हैं। अब 33 व्यंजन कौन से होते हैं? 11 मूल स्वर। जैसे आपको पता है 11 मूल स्वर